मैं कुछ चीज़ को इसमें मिस कर दिया, तो उस तरीके से मैं इसको हाईलाइट कर लिया था। बाकी मैं इसके कोई शॉर्ट नोट्स बनाया नहीं था, क्योंकि ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट्स टाइप में ही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ये प्रीलिम के साथ साथ जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसके जो पीछे जो सारांश रहता है, इस सारांश को हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तो उन सब को हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो मुद्दे हैं और उपाय है, जैसे मुद्दे हमने इधर लिख दिए फिर उपाय इधर बता दिए, तो इससे क्या आंसर एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो जाता है। एक क्वेश्चन में हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन में हितधारक एक तरीके से बताने से थोड़ा मोनोटोनस लगने लग जाता है, तो फिर इसके लिए हम इस तरीके से 3-4 तरीके से हम हितधारकों को दिखा सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो कीवर्ड होते हैं, जैसे कंपनसेट, कैपिटलिज्म, 3P, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, इन सारी चीज़ों का उपयोग हम जो कंक्लूजन है उसमें कर सकते हैं करके अब मैप बना सकते हैं कि नेबरहुड का अगर कोई क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ क्या हम अगर घर पे ही पहले से ही प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में इन सारी चीज़ों को डालना थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर हमको पहले से ये सारी चीज़ों की हम प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्ज़ाम में फिर इनका जो उपयोग करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो तुरंत ये सारी चीज़ हमें याद नहीं आती है। ऐसे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। मेरा इस साल यूपीएससी सीएससी मैंने ये परीक्षा हिंदी माध्यम से क्वालिफाई की है। मैं आपको जो नैन अल्टीमेट चैनल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपनी बुक लिस्ट और अपने जो कुछ नोट्स है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं अपनी जो सिविल सेवा परीक्षा की जो बुक लिस्ट है उसको बता रहा हूँ। GS1 में जो 3 टॉपिक होते हैं मुख्य से, एक हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा इसमें होता है सोसाइटी। तो हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसके लिए मैं ये आधुनिक भारत का इतिहास है, इसको काफ़ी बार पढ़ा था और जो मेन चीज़ थी उनको मैं अंडरलाइन कर लिया था। मैं इसमें अलग अलग पेन का जो अलग अलग हाइलाइटर था उनका यूज़ किया था, क्योंकि पहली बार में जब मैं पढ़ा था तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। फिर पता चला कि मैं कुछ चीज़ को इसमें मिस कर दिया, तो उस तरीके से मैं इसको हाईलाइट कर लिया था। बाकी मैं इसके कोई शॉर्ट नोट्स बनाया नहीं था, क्योंकि ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट्स टाइप में ही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ये प्रीलिम के साथ साथ जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसके जो पीछे जो सारांश रहता है, इस सारांश को हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ भी रहती है जो पीछे दी होती है, उनका एक सारांश रहता है जो मेंस एग्ज़ाम में एक कम समय में रिवीजन करने के लिए इनसे आसानी रहती है। बाकी जो हिस्ट्री के अंदर हमें जो क्रोनोलॉजी वाइज ही इस जो बुक है ये बनाई हुई है, अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज पढ़े तो हमें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। फिर हम अगर GS2 की बात करें तो GS2 में जो पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है और सोशल जस्टिस है। तो पॉलिटी के लिए लगभग सभी लोग जो बुक पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, मैंने भी लक्ष्मीकांत को पढ़ा था। मेरे पास ये 5वां एडिशन है। अभी एक नया लेटेस्ट एडिशन भी आ गया है, 6th एडिशन। तो लक्ष्मीकांत का भी मैं कोई नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि इसमें लगभग हरी लाइन नोट्स के रूप में ही होती है। तो जो इसके मेन टर्म थे, पहले मैंने इसको ऐसे ही एक बार पढ़ लिया, तब मैं कोई अंडरलाइन नहीं किया था। मैं जब तीसरी बार पढ़ा था उसके बाद मैं इसमें अंडरलाइन करना चालू किया था, क्योंकि हम पहली बार पढ़ते हैं दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमको लगभग सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लगती है। मैंने इसमें भी जो अलग अलग पेन थे, उन अलग अलग हाइलाइटर थे, उनका यूज़ किया। बाकी जैसे कुछ चीज़ ऐसे लगती थी मुझे कि ये मेरी गलत हुई है तो उन पर मैं स्टार बना लेता था। जैसे ये मेरा किसी टेस्ट में ये चीज़ गलत हो गई होगी तो फिर मुझे वो याद रहे उसके लिए मैंने इसमें स्टार 2 स्टार बना लिए, कहीं पर 3 स्टार भी मैं ये बना लेता था। या फिर मैं हैज का भी यूज़ करता था इसमें, जो मुझे लगता था कि थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है या फिर मेरा कम बार गलत हुआ है, उसमें मैं 1 स्टार का यूज़ कर लेता था। तो ऐसी सारी चीज़ होती है जो हमें काफ़ी उपयोग रहती है। इसके अलावा जैसे इसमें एक ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो टॉपिक था ये चेंज हो चुका था GST आने के बाद, तो मैं काफ़ी सारे जो प्रोविज़न थे उनको काट दिया था और उनको मैं फिर अलग से इसी में एक अपना खुद का वो नोट्स बना लिया था और उनको मैं फिर अलग से ऐसे एक पेज में करके GST के बारे में लिख लिया, क्योंकि फिर हमेशा हम बार बार नई बुक नहीं खरीद सकते और कुछ न कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज होता रहता है। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तब ये सारी चीज़ हमें जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी यूजफुल हो सकती है कि एक MP का कितना वोट होता है,
वैल्यू ऑफ वोट सिक्किम में कितनी है, यूपी में कितनी है, राजस्थान में कितनी है। तो ऐसी चीज़ अगर हम राष्ट्रपति के उसमें लिखें तो काफ़ी हमें उपयोगी रहती है। इसके अलावा इसमें जैसे काफ़ी सारे जो आयोग है, इन सब का जो कार्यकाल कितना होगा, कितने इसमें अध्यक्ष रहते हैं, तो इनका जो इसका जो पहला जो लिस्ट होती है वहीं पे मैं लगभग सारी चीज़ नोट कर लिया था कि जैसे याद रहे। जैसे इसमें एससी के लिए आयोग था, लेकिन जो एनसीवीसी था उसके लिए 102 संविधान संशोधन से बना था, जो इस बुक में दे नहीं रखा था, तो मैंने उसका अलग से यहीं पे अपना नोट्स बना लिया ताकि जो सारी चीज़ लगभग एक जगह ही रहे। और जो इनका कार्यकाल कितना है, बाद में नियुक्ति हो सकती है नहीं हो सकती, उनका मैं जो अपना एक यहीं पे था, यहीं पे सारी चीज़ लिख लिया था कि निर्वाचन आयोग 5 वर्ष और 5 साल और जो 65 आयु और 6 वर्ष तक रह सकता है, इसका कौन सा अनुच्छेद है। ऐसे यूपीएससी है, एसपीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, और सारे आयोग का मैं यहीं पे लिख लिया था। इससे क्या हमें आसानी रहती है और अनुच्छेद भी हमें याद रहते हैं। GS3 में जो इकोनॉमी है और साइंस टेक है, इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इन सब के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। वैसे हिंदी में ये सारे नोट्स इतने अवेलेबल नहीं होते जैसे सोसाइटी इन सब के लिए, तो मैंने फिर जो इंग्लिश मीडियम से जो मटेरियल था उस मटेरियल को डाउनलोड किया, उसको फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया, और गूगल ट्रांसलेट सब हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, तो फिर मैंने अपने खुद के ये सारे नोट्स बनाए। तो ऐसे मैंने जो तकनीकी का उपयोग अच्छे ढंग से किया। जो गूगल ट्रांसलेटर काफ़ी अच्छे ढंग से ट्रांसलेट कर देता है। तो जैसे ये एनवायरनमेंट के नोट्स थे, तो मैंने जो टॉपिक वाइज थे वो टॉपिक वाइज यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिकों के ऊपर अपने नोट्स बना लिए थे। ज़्यादातर मैंने नोट्स क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाए थे। तो ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल थे लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इनको जो इंग्लिश का क्वेश्चन थे उनको कॉपी किया, गूगल ट्रांसलेट से उनको ट्रांसलेट किया, फिर जो अपने नोट्स है उनमें इनको लगा दिया। तो इन सारे चीज़ों से मुझे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। ऐसे ही जो GS4 है इथिक्स में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट के साथ हम जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो इथिक्स की मैं अपनी जो एक कॉपी है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग रिजल्ट का क्लेम कर रहे हैं, उन्हीं में से एक है PWOnlyIS। सुना है इस बार PWOnlyIS ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, जिसकी तारीफ बहुत से टॉपर्स एंड टीचर कर रहे हैं। उन सभी टॉपर्स की बहुत बहुत बधाई। अब तारीफ हो रही है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ही उसमें। तो आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और टॉप 5 में अपना रैंक लाना चाहते हैं तो आज ही आप सब लोग PWOnlyIS को ज्वाइन करें। आप सभी को पता है कि यूपीएससी क्रैक करना आसान नहीं है, क्योंकि हर साल यूपीएससी में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप सबको इन कंपटीशन में आगे रहना है तो आपको ज्वाइन करना है PWOnlyIS, जिसमें कि आपको फोकस और डिटर्मिनेशन से याद कुछ ही दिन पहले प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया है, जिसमें आप लोगों के लिए हैवी डिस्काउंट लाया गया है। तो इन डिस्काउंट पे आज हम बात करने वाले हैं। साथ में इसकी जो है वीडियो है PW के मेन चैनल पे डली हुई है। तो जैसा कि आप लोग, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 1500 रुपये का भी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। प्रखर 2024 इन इंग्लिश चल रहा है। इस वाले कोर्स के लिए आपको 1500 का डिस्काउंट है, आप लोग देख सकते हैं। प्रखर 2024 हिंदी में है, इसमें भी 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है आपका। टाइटन 2024 इंग्लिश, इसमें भी 1500 का डिस्काउंट है। संकल्प 2025 इंग्लिश, इसमें भी जो है 1500 का डिस्काउंट है। साथ ही यदि आप सब लोग हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। देर किस बात का, आप सब लोगों के लिए PWOnlyIS एक और बढ़िया चीज लेके आया है। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहे थे कि सर PWOnlyIS का मुझे नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए। तो जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया उन्हें तो ये बुक मिलेंगे ही, साथ में जो लोग नहीं लिए वो लोगों को काफी डिस्काउंट पे बुक मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग देख सकते हैं कि PW के बुक्स का जो है यहाँ पे प्राइस दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप सब लोग इस कोर्स को ले सकते हैं, साथ में बुक्स को खरीद सकते हैं। बाकी अंत तक बने रहे कि जो इथिक्स में आप कैसे एग्जाम्पल्स है और इनका अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेरी इथिक्स की एक कॉपी है, तो जो केस स्टडी पार्ट्स है
उसमें हम जो स्टेक होल्डर है, तो स्टेक होल्डर को ऐसे हम बना के दिखा सकते हैं कि ये सारे स्टेक होल्डर है, फिर ये तथ्य है और ये फिर मूल्य है। क्योंकि इस तरीके से दिखाने पर हमको काफ़ी जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी और अच्छी हो जाती है। और इसके साथ ही हम संविधान के जो कुछ अनुच्छेद है, अनुच्छेदों का भी हम उपयोग जो केस स्टडी है उसमें हमें करना चाहिए। जैसे में अनुच्छेद 371 था, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अन्य कोई भी कानूनी प्रावधान है, तो उन सब को हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो मुद्दे हैं और उपाय है, जैसे मुद्दे हमने इधर लिख दिए फिर उपाय इधर बता दिए, तो इससे क्या आंसर एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो जाता है। एक क्वेश्चन में हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन में हितधारक एक तरीके से बताने से थोड़ा मोनोटोनस लगने लग जाता है, तो फिर इसके लिए हम इस तरीके से 3-4 तरीके से हम हितधारकों को दिखा सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो कीवर्ड होते हैं जैसे कंपनसेट, कैपिटलिज्म, 3P, पीपुल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, इन सारी चीज़ों का उपयोग हम जो कंक्लूजन है उसमें कर सकते हैं। बाकी जैसे जो कुछ मेन टर्म होती है उनको हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं, जैसे गीता का निष्काम कर्म का भी मैं यहाँ पे केस स्टडी में उपयोग किया था। GS1 का जो थ्योरी पार्ट है, वो थ्योरी पार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल का उपयोग करें। जैसे मैंने इसमें उपयोग किया है अपनी UN का शांति मिशन है, वसुधैव कुटुंबकम है। अगर डॉक्टर की जो एक दुविधा रहती है कि अगर उसको माँ और नवजात शिशु में से किसी एक को बचाना हो तो किसको बचाएगा, तो ऐसे हम अपने एग्जाम्पल तैयार कर ले और उन सारी चीज़ों का अच्छे से उपयोग करें। जैसे एक क्वेश्चन में मैं लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल तो कम से कम देता था। और जो इथिक्स में हम जो सेकेंड ARC है, नॉलन समिति है, सेकेंड ARC, नॉलन समिति, उन सब का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो संसदीय समिति थी तो उनका मैंने यहाँ पे एक टेबल, एक जो मैप बना के इसमें वो एक पाई चार्ट बना के दिखा दिया इसमें कि जो 14वीं विधानसभा में इतने विधेयक स्थायी समिति को भेजे थे, 15वीं में इतने भेजे थे, 16वीं में इतने भेजे थे। तो इससे क्या थोड़ा आंसर में काफ़ी अच्छा दिखता है। बाकी जो सारी समिति है जैसे NCRWC है, सेकेंड ARC है, इन सब की क्या रिकमेंडेशन है। UK मॉडल को मैंने यहाँ पे दिखाया कि UK में जो शैडो कैबिनेट है, पूंछी आयोग है, तो ये सारी चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है और इनसे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे मेरे GS2 में 106 मार्क्स मुझे मिले थे। मैं यहाँ पे जो पहले हमारे न्यायमूर्ति थे ऐसे बोबड़े, उनका भी यहाँ पे मैं जिक्र कर दिया था। और हम कोई भी डेफिनेशन देते हैं, जैसे ये डेफिनेशन थी सिविल सोसाइटी की, तो हम खुद की डेफिनेशन ना दे के जैसे विश्व बैंक की ये डेफिनेशन थी, तो ऐसे डेफिनेशन दे और साथ में ही हम 1-2 एग्जाम्पल भी लिख दे, तो उससे क्या हमारा इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक जो अलग अलग टॉपर्स होते हैं उनकी रहती है कि एक USP रहती है, तो मैं अपनी USP एग्जाम्पल को बनाया था। तो मैं कोशिश करता था कि अपना एक पॉइंट लिखूं और उसके नीचे मैं एग्जाम्पल लिख दूं। जैसे मैं यहाँ पे ADR है, PUCL है, टेरी है, BHNS है, इन सभी के मैं एग्जाम्पल दे दिया था। और ऐसे छोटे हम जो डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मैं दिखाया कि इधर सिटीजन्स है, इधर सरकार है, सिटीजन और सरकार के बीच में गैप है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और जिसको सिविल सोसाइटी पूरा कर रही है। और कुछ जो कीवर्ड होते हैं जैसे NGOवाद है, वॉच डॉग है, सेल्फी वॉल पे, ये सारी चीज़ों का उपयोग हमें करते रहना चाहिए आंसर राइटिंग में, क्योंकि इनसे जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मेरे पिछली बार इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे पुट्टासामी जजमेंट है, और ऐसे कुछ अपन डायग्राम बना सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का, जैसे CP जोशी समिति बनाई थी दल बदल कानून के ऊपर। तो इस प्रकार की अगर करंट से अगर हम अपडेट रहते हैं तो हमारा 0.5 मार्क्स इंक्रीज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अगर 0.5 भी इंक्रीज होता है तो टोटल इसमें 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हो तो होलोहन है, की समहेक चंद है, सेकेंड ARC की है, मतलब जितना हम कंटेंट अपने आंसर के अंदर डालेंगे तो उतना ही जो एग्जामिनर है उसको वो हमारे आंसर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसके साथ हम जो SDGs है उनका उपयोग हम कर सकते हैं। बाकी जो जैसे मैं यहाँ पे भी जो अपराध के पृष्ठभूमि के जो सांसद आते हैं उनको दिखाने के लिए फिर से इसका चार्ट का यूज़ किया था कि 30% थे, फिर 34% थे, फिर 43% थे, तो किस तरीके से उनका इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी जैसे यहाँ पे मैं मैप दिखा दिया कि भारत के नेबरहुड में कौन से, इधर पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ऐसे करके अब मैप बना सकते हैं कि नेबरहुड का अगर कोई क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ क्या हम अगर घर पे ही पहले से ही प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में इन सारी चीज़ों को डालना थोड़ी आसानी हो जाती है।
अगर हमको पहले से ये सारी चीज़ों की हम प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्ज़ाम में फिर इनका जो उपयोग करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो तुरंत ये सारी चीज़ हमें याद नहीं आती है। ऐसे में यहाँ पे एससीओ का एक क्वेश्चन आया था, तो एससीओ क्वेश्चन में मैं इसी तरीके से दिखा दिया कि इधर इंडिया है, पाकिस्तान है, एससीओ के जितने भी कंट्री थे उन सबको मैं मैप से दिखा दिया। और एससीओ का जो संगठनात्मक ढांचा है उसको मैं ऐसा थोड़ा जो डायग्राम बना के दिखा दिया कि एससीओ में सचिवालय है, आरएटीएस है, राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होती है, कुल इसके कितने सदस्य होते हैं, कुछ कीवर्ड जैसे संघाई स्पिरिट का मैं यहाँ पे यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ क्या हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और फिर कंक्लूजन में हम ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं कि जो दूसरे क्वाड के अलावा, जो एससीओ के अलावा क्वाड है, I2 U2 है, इन सब का हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम जो दूसरे सब्जेक्ट में जैसे ज्योग्राफी के अंदर जो मैप है उनका काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे मानसून का आया था तो मानसून पैटर्न का मैं मैप बना के दिखा दिया था यहाँ पे। या फिर हम इस प्रकार से कोई वो बना सकते हैं, जैसे इस टाइप का हम डायग्राम बना दिया, क्योंकि जो छोटे छोटे डायग्राम होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जैसे छोटे डायग्राम में बना के दिखा दिया यहाँ पे। फिर इस टाइप से हम जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका ग्रिड पैटर्न किस टाइप का है। तो आंसर राइटिंग में ये सारी चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। जेट स्ट्रीम का ज़्यादा कोशिश करो कि अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो उसके अंदर डायग्राम बनाओ। जैसे मैं यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन था उसमें भी एक डायग्राम बना दिया था कि जो मूर्ति कला है, गांधार इधर है, मथुरा यहाँ पे, अमरावती शैली यहाँ पे है। तो इन चीज़ों से क्या थोड़ा एग्जामिनर का जो अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। जैसे मैं ये यहाँ पे मथुरा शैली का बना दिया था कि यहाँ पद्म पाणी है, फिर मैं जातक कथाओं के बारे में यहाँ पे लिख दिया था। और इस टाइप से भी हम बना सकते हैं, जैसे जो कोई क्रोनोलॉजी बता सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे हुआ, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आया था। इससे क्या हिस्ट्री में अगर आंसर हम क्रोनोलॉजी वाइज लिखें तो वो काफ़ी अच्छा उसको माना जाता है। तो इस प्रकार से हम डायग्राम, यहाँ पे भी मैं अपना डायग्राम, छोटे छोटे डायग्राम यूज़ करो, डायग्राम इतने हो कि वो इधर आ जाए। डायग्राम एक वैल्यू एडिशन के लिए होते हैं, जो हमारे कंटेंट है उसको डायग्राम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए कंटेंट लगभग उतना ही रखो। डायग्राम एज ए वैल्यू एडिशन के रूप में अगर हम उपयोग करेंगे या फिर मैप हम उपयोग करेंगे तो उनसे क्या 1 या 2 मार्क्स बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश रहती है। बाकी जैसे यहाँ पे भी मैं स्वदेशी आंदोलन को क्रोनोलॉजी वाइज दिखा दिया था, और चक्रवात का भी दिखा दिया। चक्रवात में फिर आपके पास कोई बेस्ट केस स्टडीज़ हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने इसमें बेस्ट केस स्टडीज़ है उसकी, इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है, केस स्टडीज़ है, उनका भी हमें उपयोग करना चाहिए। कंक्लूजन में जैसे वर्ल्ड बैंक का मैं कुछ लिख दिया था, सेंडाई फ्रेमवर्क था, तो हर टॉपिक है उनकी कुछ कुछ टर्म ऐसी होती है कि उनका हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क है, वर्ल्ड बैंक है। जो ऐसी संस्था है उनकी कोई रिकमेंडेशन है या फिर कोई इस टाइप की योजना है तो उनका हम उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। बाकी ये ऐसे की कॉपी है, इसमें मैंने जो ऐसे में कोशिश करो कि जो हमारे जो पैराग्राफ है वो थोड़े छोटे छोटे हो, ऐसा ना हो कि जो पूरा पैराग्राफ ही एक पेज आ गया। तो क्या पैराग्राफ छोटे होते हैं तो उससे दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है वो। और जैसे कुछ ऐसी चीज़ों का हम यूज़ कर लो, जैसे अर्थ आवर सूट डे है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। एक कोशिश करो कि एक जो पैराग्राफ है उसमें एक डायमेंशन हो, जैसे इसमें आर्थिक डायमेंशन है, इसमें राजनीतिक हो गई, सामाजिक हो गई, या फिर ऐतिहासिक डायमेंशन हो गई, या फिर करंट का एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि हम अगर करंट से इसको अपडेट करते हैं तो जो काफ़ी अच्छा भी दिखता है। जैसे मैं जॉर्ज फ्लॉयड का यहाँ पे उपयोग किया था, फिर नई शिक्षा नीति से भी मैं इसको जोड़ दिया था, गांधी जी की नई तालीम थी, इसका भी मैं उपयोग किया था। और कोशिश करो कि हमारे जो दोनों ऐसे हैं उन दोनों ऐसे को हम इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि एक ऐसे में ज़्यादा लिख देने से फिर जो दूसरा ऐसे है उसके ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर इंट्रोडक्शन हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें मैं इंट्रोडक्शन का थोड़ी अलग तरीका देखा था कि मैं 2 सिनेरियो बनाया था कि एक परिदृश्य वन में ऐसा है, दूसरा परिदृश्य ऐसा है। फिर मैं बताया कि कैसे ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और कैसे तकनीकी का उपयोग हो सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं
ऐसे के इंट्रोडक्शन लिखने के, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी ऐसे के अंदर मेन होता है कि आपका फ्लो रहे, जो ऐसे के अंदर जो चीज़ पूछी गई है उन्हीं जो जिस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है उसी टॉपिक के ऊपर अपना ध्यान दें। बाकी अपना निरंतर प्रयास करते रहे, आंसर राइटिंग करें, क्योंकि आंसर राइटिंग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना आंसर राइटिंग के हमारी जो भाषा शैली है, लिखने की शैली है, या फिर हमारा जो कंटेंट है, उसके अंदर जो आंसर राइटिंग है उसी से ही लाभ मिलता है। आपको ये सारी चीज़ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।